तो मालेगांव से बड़ी खबर, जब ब्लास्ट मामला जज ने फैसला और पढ़ना किया शुरू। मामले की जांच में कई गलतियां थी, जज ने ऐसा कहा है। पंचनामा सही तरीके से नहीं हुआ था और मौके से फिंगरप्रिंट भी नहीं मिले थे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां बड़ा फैसला अब कुछ ही देर में आने वाला है, उससे पहले आपको बता दें जज ने फैसला पढ़ना जो है वो शुरू कर दिया है। मालेगांव ब्लास्ट केस में जो है थोड़ी देर में फैसला आ जाएगा, लेकिन आपको ये भी बता दें कि फैसले में कुछ बातें सामने आई हैं, जहां मामले की जांच में गलतियां हुई हैं, जज साफ साफ कह रही है। इसके अलावा पंचनामा सही तरीके से नहीं हुआ था। साथ ही आपको ये भी बता दें कि पंचनामे को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं और फिंगरप्रिंट भी नहीं मिले थे, मौके से फिंगरप्रिंट नहीं मिले थे और साजिश का कोई एंगल साबित नहीं हुआ। मालेगांव ब्लास्ट पूरा मामला है और आपको बता दें इसको लेकर आज 17 साल बाद एनआईए की स्पेशल कोर्ट में कुछ देर बाद फैसला सुनाया जाएगा। जज एके लाहौटी फैसला फिलहाल पढ़ रहे हैं। 29 सितंबर 2008 को ब्लास्ट हुए थे। ये साबित नहीं हुआ कि जिस बाइक में ब्लास्ट हुआ था वो साध्वी प्रज्ञा के नाम की थी। तो आपको बता दें पूरा मामला जो है वो 2008 का है, जिसको लेकर आज फैसला कुछ ही देर में आ सकता है। पूर्व भाजपा सांसद प्रज्ञा ठाकुर, कर्नल प्रसाद समेत 7 आरोपी फिलहाल कोर्ट पहुंचे हुए। धमाकों में 6 लोगों की मौत हुई थी और उसको लेकर अब फैसला जो है कुछ ही देर में आ सकता है। और आपको बता दें फैसले को लेकर फिलहाल यही अपडेट है कि मालेगांव ब्लास्ट मामले से जुड़ी हुई अपडेट आपको बता दें, जहां जज ने फैसला पढ़ना जो है वो शुरू कर दिया है। फैसले में जो बातें सामने आई है एक बार फिर से बताएं। मामले में गलत जांच हुई है, पंचनामा सही तरीके से नहीं हुआ था, इसके अलावा मौके पर फिंगरप्रिंट भी नहीं थे। इस तरीके की बात अभी जज कह रहे हैं और साजिश का कोई एंगल फिलहाल साबित नहीं हुआ है। तो 17 साल बाद एनआईए की स्पेशल कोर्ट आज कुछ देर में फैसला सुनाएगी। जज एके लाहौटी फैसला पढ़ रहे हैं। मालेगांव ब्लास्ट केस से जुड़ी बड़ी खबर। मालेगांव ब्लास्ट मामले में सभी आरोपी बरी कर दिए गए हैं, सभी 7 आरोपियों को बरी कर दिया गया है। तो मालेगांव ब्लास्ट केस में सभी 7 आरोपी बरी कर दिए गए। मालेगांव ब्लास्ट केस में इस वक्त बड़ा फैसला एनआईए की स्पेशल कोर्ट की तरफ से फैसला आया है, जिसमें सभी 7 आरोपियों को बरी कर दिया गया। तो साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर और सुधाकर चतुर्वेदी बरी हो गए हैं। कर्नल पुरोहित, ये तमाम इनको मिलाकर जो 7 कुल आरोपी हैं सबको बरी कर दिया गया। इस वक्त की बेहद बड़ी खबर, 17 सालों के बाद फैसला आया, लेकिन जिस फैसले का इंतजार था देखिए वो अब सबके सामने है। एनआईए की स्पेशल कोर्ट ने सभी 7 आरोपियों को बरी कर दिया। सबूतों के अभाव में कोर्ट ने सभी 7 आरोपियों को बरी कर दिया है। ये इस वक्त का बड़ा अपडेट मिल रहा है। कर्नल पुरोहित, सुधाकर चतुर्वेदी जो है बरी कर दिए गए। साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर के साथ जो और भी लोग थे उनको बरी कर दिया गया। आरडीएक्स लाने, बम लगाने के कोई सबूत नहीं मिले हैं। सबूतों के अभाव में मालेगांव ब्लास्ट केस में सभी आरोपी बरी कर दिए गए। ये इस वक्त की बड़ी खबर। साध्वी प्रज्ञा, लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित समेत सभी लोग बरी कर दिए गए। ये इस वक्त की बड़ी खबर। ये देखिए काफी पुराना मामला और इस पर देखिए अब जाकर फैसला आया है। सबकी निगाहें इस फैसले पर टिकी हुई थी और फैसला आने के बाद कोर्ट ने कहा कि प्रज्ञा के नाम नहीं थी ब्लास्ट वाली बाइक। 6 लोगों की इसमें मौत हुई थी। आपको बता दें कि 17 साल के बाद एनआईए की स्पेशल कोर्ट ने पूरा फैसला सुनाया है। 29 सितंबर 2008 को ब्लास्ट हुआ था। आरोपी पूर्व बीजेपी के सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर, कर्नल प्रसाद पुरोहित, रमेश उपाध्याय, अजय राहिरकर, सुधाकर चतुर्वेदी, समीर कुलकर्णी और सुधाकर धर त्रिवेदी जो है ये सभी आरोपी बनाए गए थे और सभी 7 आरोपियों को पूरे मामले में बरी कर दिया गया है। इस धमाके में 6 लोगों की मौत हुई थी, 101 लोग इसमें जख्मी हुए थे। ब्लास्ट के पीछे हिंदू राइट विंग सेट से जुड़े हुए लोगों के नाम सामने आ रहे थे। और देखिए धमाका कब और कहाँ हुआ, तो 29 सितंबर 2008 को रात 9:30 बजे धमाका हुआ था। शकील गुड्स ट्रांसपोर्ट कंपनी के सामने चौक में धमाका हुआ था और एक LML फ्रीडम बाइट से विस्फोट हुआ था। किनकी मौत हुई थी ये भी बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि 6 लोग इसमें मारे गए थे। सैयद अजहर, जिनकी उम्र 19 साल थी, मुश्ताक शेख यूसुफ 24 साल के, शेख रफीक शेख मुस्तफा 42 साल के, फरहीन उर्फ शगुफ्ता शेख लियाकत 10 साल की थी, इरफान जियाउल्लाह खान 20 साल इनकी उम्र की, हारून मोहम्मद शाह 70 साल। ये 6 वो लोग जो कि पूरे ब्लास्ट में मारे गए थे और देखिए उसके बाद जो 7 लोग आरोपी बनाए गए थे वो सबूतों के अभाव में बरी कर दिए गए। मालेगांव में ब्लास्ट हुआ लेकिन बाइक प्रज्ञा की नहीं है।
एनआईए कोर्ट ने 2008 के मालेगांव बम विस्फोट मामले में जब फैसला सुनाया तब ये कहा कि ये साबित कर दिया गया है कि मालेगांव में विस्फोट हुआ था, लेकिन ये साबित नहीं किया गया कि मोटरसाइकिल में बम रखा गया था। अदालत इस नतीजे पर पहुंची कि घायलों की संख्या 101 नहीं बल्कि 95 थी। कुछ मेडिकल सर्टिफिकेट में हेराफेरी भी की गई, ये भी कहा गया कोर्ट की तरफ से। और जो तमाम वकील थे, चाहे वो प्रज्ञा सिंह ठाकुर के वकील हों, चाहे वो और भी आरोपियों के वकील हों, सब मौके पर वहां पे पहुंचे रहे। और जैसे देखिए एनआईए के स्पेशल कोर्ट ने फैसला सुनाया, उसके बाद ही परिसर में सुरक्षा व्यवस्था वहां पे बढ़ा दी गई। तो मालेगांव ब्लास्ट के जो कि करीब 17 साल पुराना है, 2008 29 सितंबर को मालेगांव में ब्लास्ट हुआ था। महाराष्ट्र का ये मालेगांव जहां पे ब्लास्ट हुआ, लेकिन आरडीएक्स लाने और बम के कोई सबूत नहीं मिले। सबूतों के अभाव में सभी आरोपियों को कोर्ट ने बरी कर दिया। तो मामले में सभी 7 आरोपी बरी कर दिए गए हैं। और कौन कौन वो आरोपी बनाए गए थे, एक बार फिर से आपको हम नाम बता देते हैं। पूर्व बीजेपी की सांसद प्रज्ञा ठाकुर, कर्नल प्रसाद पुरोहित, रमेश उपाध्याय तीसरे आरोपी बनाए गए थे। अजय राहिलकर, सुधाकर चतुर्वेदी, समीर कुलकर्णी और सुधाकर धर द्विवेदी, ये वो 7 नाम है जिनको आरोपी बनाया गया था मालेगांव ब्लास्ट केस में। लेकिन अब इन सारे आरोपियों के सिर से देखिए आरोप हट चुके हैं और इन्हें आरोपी नहीं बनाया गया, इनको बल्कि बरी कर दिया गया। सबूत नहीं मिले, कोई सबूत नहीं मिला कि आरडीएक्स था। बाइक किसकी थी, इसके कोई सबूत नहीं मिले। बाइक के जरिए ही ब्लास्ट हुआ था, इसका भी कोई सबूत नहीं मिला। और यही वजह रही कि सबूतों के अभाव में सभी आरोपियों को छोड़ दिया गया। तो इस वक्त की सबसे बड़ी और बेहद महत्वपूर्ण खबर, सबूतों के अभाव में मालेगांव ब्लास्ट केस के सभी आरोपी बरी कर दिए गए। सभी 7 आरोपियों को कोर्ट ने एक बहुत बड़ी राहत दे दी है। साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर समेत, कर्नल पुरोहित समेत सभी आरोपी बरी हो गए हैं। सबूतों के अभाव में सबको छोड़ दिया गया, जिसके बाद जो इनके समर्थक हैं उनमें खुशी की लहर भी देखने को मिल रही है। हालांकि देखिए सुरक्षा व्यवस्था जो है एनआईए स्पेशल कोर्ट के बाहर बढ़ा दी गई है। इस मामले में 3 जांच एजेंसियां अब तक बदल चुकी हैं, 4 जज बदल चुके हैं। इससे पहले 8 मई 2025 को फैसला आने वाला था, लेकिन बाद में इसे 31 जुलाई तक के लिए सुरक्षित रखा गया था। जांच में देखिए ये भी सामने आया था कि हिंदू राइट विंग ग्रुप के लोग इससे जुड़े हो सकते हैं। केस की जो शुरुआती जांच थी वो महाराष्ट्र एटीएस ने की थी। पहले महाराष्ट्र एटीएस लगातार सबूत खंगाल रही थी, उसके बाद 2011 में हैंडओवर किया जाता है एनआईए को ये पूरा मामला। और एनआईए ने 2016 में चार्जशीट दाखिल की, 2016 में चार्जशीट दाखिल किया और अब जाकर देखिए 2025 में, आज है तारीख 31 जुलाई 2025, और अब जाकर मालेगांव ब्लास्ट केस में सभी आरोपियों को बरी कर दिया गया, क्योंकि कोई सबूत नहीं मिला। कहा जा रहा है कि आरडीएक्स लगाने के सबूत नहीं मिले, सबूतों के अभाव में सभी आरोपियों को छोड़ दिया गया है कोर्ट की तरफ से। तो मालेगांव ब्लास्ट के जो आरोपी हैं सुधाकर चतुर्वेदी, जिन्हें आरोपी बनाया गया था, उन्होंने आज ही बयान दिया था कि आज धर्म की विजय होगी और हमें विश्वास है कि जीत हमारी होगी। आज फैसला हो जाएगा कि भगवा आतंकवाद जैसी कोई चीज नहीं होती। ये बयान जो है फैसले से पहले आया था। फैसले से पहले सुधाकर चतुर्वेदी ने कहा था कि आज धर्म की विजय होगी और देखिए फैसला उनके पक्ष में ही आया है। सभी आरोपी बरी कर दिए गए। रिटायर्ड मेजर उपाध्याय ने भी यही कहा था कि मुझे यकीन है कि बरी हो जाएंगे। उन्होंने ये कहा था कि हमारे खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज किया गया, हम निर्दोष हैं, हम हर जगह सभी सबूतों को झूठा साबित करेंगे जैसा हमने यहाँ पर किया है। और जब साध्वी प्रज्ञा ठाकुर एनआईए की ओर पहुंची तब भी उन्होंने कहा था कि वो निर्दोष है। फैसला आने से पहले जब वो कोर्ट पहुंची तब वहां पे सुरक्षा व्यवस्था काफी बढ़ा दी गई थी कोर्ट परिसर में। और लगातार देखिए INS 24/7 भी इस खबर से जुड़े हर एक अपडेट्स आप तक पहुंचा रहा है। 2017 में शक के आधार पर सजा नहीं दे सकते, जज की तरफ से ये कहा गया था। हमारे को न्याय मिल चुका है, हमारे आरोपियों को बड़ी खुशी हुई है इस बात की। प्रॉसिक्युशनचे सगळे पुरावे जे आहेत ते अमान्य केलेले, कारण आधीपासूनच प्रॉसिक्युशन जो पुरावा होता तो कायद्या समोर तो न टिकणारा पुरावाच होता आणि 17 वर्ष लागलेत हे आज सिद्ध व्हायला की पुरावे ते कोणतेही ग्राही धरले गेलेले नाही। काही सारी बातें कही गई है नेमकं कोर्टाने सुरुवात जी केली होती, एटीएस दाखल केलेला होता या पूर्ण पुराव्याला नाकारलेला आहे कोर्टाने। बैठका झाल्या, आरडीएक्स आणलं, यस, त्यांचा कोणताही संबंध क्लिअरली ते साबित करू शकले नाही। माझं नाव रणजित आहे। जो पुरावे जो सबूत थे वो
खारिज कर दिया गया है। जो पुरावे उन्होंने दाखिल किए थे, जो एक्यूज के अगेंस्ट में सफिशिएंट नहीं थे। जो आरडीएक्स की थी और साजिश जी, आरडीएक्स नहीं मिला है, ऐसा डिक्लेयर किया गया। भोपाल और फरीदाबाद में नहीं हुई थी, ये बात भी यस कही गई यस, है। सभी की जो सेक्शन थी उसके सैंक्शंस को भी हटा दिया गया है। कौन से ही सेक्शन अनएप्लीकेबल थे। डिटेल जजमेंट आएगा। डिटेल जजमेंट कब तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं? 12 घंटे लगेंगे, एसएफ साहब ने कहा है कि अपलोड होने को टाइम लगेगा। जो था क्वालिटी था, वजह से कोई भी यूएपीए के जो सेक्शन है 16 या 18 वो इसमें एप्लीकेबल नहीं हो सकते हैं। ये भी कोर्ट ने इसमें ऑब्जर्वेशन किया है। हाँ, कोर्ट ने कहा कि ये जो इंसिडेंट है, ये इंसिडेंट बहुत खराब इंसिडेंट है और इस इंसिडेंट की वजह से जो लोग गए हैं, जिनका नुकसान हुआ है विक्टिम्स का, वो डेफिनेटली पूरा नहीं हो सकता भर के नहीं, लेकिन 2 लाख रुपए डिसीज के फैमिली को देंगे और हर इंजर्ड के फैमिली को 50,000 रुपए देने का कोर्ट ने डायरेक्शन दिया है। नहीं, डेफिनेटली जो आपने 7-11 में देखा या इस केस में देखा, कई सारे अधिकारी जो कॉमन है, इस बारे में हमने पिटीशन भी फाइल की है। जो इतने साल हमारे सब लोगों के बर्बाद हुए हैं और उस वजह से अभी एक्शन लेंगे। कोर्ट ने ये भी कहा है कि जो अधिकारी चतुर्वेदी के घर में आरडीएक्स प्लांट करते हुए देखा गया, उसके बारे में भी कोर्ट ने उसमें ऑब्जर्वेशन किया है और डिटेल इसमें जब जजमेंट आएगा और बात कर सकते हैं। ऐसा है कि या केसमध्ये मराठी सांगतो, या केसमध्ये सुरुवातीपासूनच वेगवेगळ्या प्रकारचे स्टेटमेंट राजकीय लोकांकडून येत होते। त्यानंतर वेगवेगळ्या प्रकारचे मीडियामध्ये बातम्या येत होत्या। त्यामुळे तपास यंत्रणा मिसगाईड झाली किंवा कसे हा संशय सगळ्या याच्यातनं निघतो। ज्यावेळी हाय प्रोफाईल केस होत असते, अशा वेळी जर तपास यंत्रणेवर जर काही दबाव असला तर नक्कीच त्यांच्याकडनं मोठ्या चुका होऊ शकतात आणि जे मुख्य कल्प्रिट आहे त्यांना पुरावे नष्ट करायला आणि पळून जायला त्यांना संधी मिळत असते। तसेच या केसमध्ये झालेलं दिसतंय। ज्या प्रकारे 40 साक्षीदार फितूर झाले अशी बातमी सर्व ठिकाणी चालू आहे, तर ते फितूर नाही झाले तर त्या साक्षीदारांनी अगदी 2014 पूर्वीच अनेक ठिकाणी तक्रारी केल्या होत्या। मालेगांव ब्लास्ट मामले से जुड़ी ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, सभी 7 आरोपियों को मामले में बरी कर दिया गया। चलिए ज्यादा बातचीत के लिए इस खबर पर हमारे साथ चारू अली खन्ना साहब जुड़ रहे हैं, अधिवक्ता है सुप्रीम कोर्ट के। बहुत स्वागत है सर आपका NH24/7 पर। सर, ये फैसला आया, भले ही देर से आया, लेकिन 17 सालों के बाद सभी 7 आरोपी बरी। ये बहुत ही दुख की बात है कि इसमें न्याय प्रणाली पे ये बहुत ही नेगेटिवली रिफ्लेक्ट करता है कि इतने साल लगा दिए इन्हें बरी करने में, और ये कह के कि कोई सबूत नहीं मिला, कोई साबित नहीं, तो कोई ये साबित नहीं हुआ है कि ये आरोपी इस इतने गंभीर हादसे में किसी तरह से इन्वॉल्व थे। यानी कि आपने कौन जिम्मेवारी लेगा कि 7 आरोपी जिनको आप बरी कर रहे हो, उन पे एक आपने 20 साल, करीब 30 साल, 17 से 20 साल तक आपने तलवार उनके सिर पे रखी कि आप देशद्रोह किया और आपने इतने बड़ा गंभीर आरोप इन पे लगाया। बहुत ही दुख की बात है। और 17 साल बाद आप कह रहे हैं कि कुछ साबित नहीं हुआ और कोई सबूत नहीं मिला कि आप इस हादसे से जुड़े हुए हैं, कि आपका कोई डायरेक्ट कनेक्शन है। तो ये मेरे को लगता है कि सांस तो ली होगी जो सारे आरोपियों ने, उनके लिए बहुत खुशी की बात है, बहुत अच्छा दिन है कि वो बरी हो गए हैं। लेकिन कि उनके 17 साल जो खत्म हो गए, जो उनके 17 साल जो पीक ऑफ जो एज होती है, उसको कौन जिम्मेवारी लेगा कि गलत आरोप लगे, समाज से वो किस तरह से बहिष्कृत हुए और गलत नजरों से लोगों ने देखा। बिल्कुल। तो और मैम, हिंदूवादी संगठनों का हाथ भी बताया गया था पूरे मामले में। हिंदू आतंकवाद जैसे शब्द पहली बार इस केस के बाद ही सुनने को मिले थे। नहीं, तो ये तो बिल्कुल जैसे कहते हैं ना, धर्म और जात पात वाली बात है कि आप एक धर्म को इस तरह से कलंकित कर रहे हैं और ये शब्द इस्तेमाल करके।
ये शब्द बिल्कुल ही असहनीय है और ये बहुत ही दुर्घटनापूर्ण बात है कि इस तरह के शब्द हिंदू आतंकवादी या हिंदू टेरर जैसे शब्द का इस्तेमाल किया है। कोई धर्म किसी को मारना नहीं सिखाता, तो धर्म को क्यों इनमें, आई थिंक कि किसी को जिम्मेवारी लेनी चाहिए कि ये कौन लोग थे कि ये इस तरह के शब्द जिनने इस्तेमाल किए और उन पर कार्रवाई होनी चाहिए कि आपने पूरे धर्म को कलंकित कर दिया। जो धर्म अपने करुणा प्रेम के लिए जाना जाता है, ज्ञान के लिए जाना जाता है, उसको आपने बीच में लपेटे में ले लिया। एक हादसा हुआ, एक मस्जिद के बाहर एक हादसा हुआ, हम मानते हैं एक जुर्म हुआ, एक अपराध हुआ, अपराधी आपने पकड़े, लेकिन इसको आपने किस तरह से एक धर्म को, पूरे धर्म को लपेटे में ले लिया और उसको कलंकित कर दिया। ये बहुत ही दुख की बात है, ये बहुत ही दुर्घटनापूर्ण बात है कि इस तरह के शब्दों का प्रयोग किया गया एक धर्म के विरुद्ध और उसको कुछ किसी ने कुछ किया नहीं। मैम क्या वजह लगती है आपको, क्यों इतना वक्त लग गया? क्योंकि पहले महाराष्ट्र एटीएस जो कि कुछ और कहती है, उनके स्टेटमेंट कुछ और आते हैं, लेकिन अब एनआईए ने चार्जशीट 2016 में ही दाखिल कर ली थी, फैसला सुनाने में बहुत वक्त लग गया। कहाँ पे लूप होल रह गया, क्यों इतना वक्त लगा? जब आरोपी थे ही नहीं तो उनको आरोप से बरी करने में इतना समय क्यों लगा? इसीलिए मैं कह रही हूँ कि पूरी न्याय प्रणाली जो हमारे देश की लग रहा है, इससे ऐसे रिफ्लेक्ट होता है कि पूरी न्याय प्रणाली हमारी खत्म हो गई है, उसकी जड़ ही खत्म हो गई है। क्योंकि अगर 2008 का जो हादसा है, अपराध है, उसमें 2016 में 8 साल बाद आप चार्जशीट डाल रहे हो, क्या मतलब है? कहाँ क्या कर रही थी पुलिस, एनआईए क्या कर रही थी 8 साल तक? और उसके बाद 2016 का, उसके बाद फिर से आपने 9 साल लगा दिए, ऑलमोस्ट 10 साल ही हुए क्योंकि 25 हमारा हम अगस्त में आ गए हैं, तो आपने इतने साल लगा दिए। फिर न्याय की सारे सबूतों को इकट्ठा करके और गवाहों की जो आपने गवाही ली, उसमें इतना टाइम क्यों लगा? मैं ये सवाल पूछना चाहती हूँ, क्यों इतना कैजुअल अप्रोच हुआ? अगर ये हादसा इतना गंभीर हादसा था और जिसमें धर्म को आपने अपमानित किया, मैं तो अपमानित, कलंकित, इस तरह के शब्द यूज कर रही हूँ, तो फिर आपको इतना टाइम क्यों लगा? क्योंकि आप सुप्रीम कोर्ट में अधिवक्ता, बेहतर तरीके से कानून व्यवस्था को और कानून के दाव पेच को समझती हैं, तो आप मैम यही समझाएगा कि क्यों आखिर ऐसा वक्त लगा है? क्या ऐसा, कहाँ पे कुछ रह गया, कुछ छूट गया? क्या वजह रही होगी कि इतने वक्त तक, क्योंकि लोगों को इस तरह से संबोधित किया गया, हिंदू आतंकवाद की हम बात करते हैं, भगवा आतंकवाद जैसे शब्दों का इजाद हो जाता है और अब कोर्ट बरी कर देती है। न्याय प्रणाली क्या वाकई जो है सीरियस नजर नहीं आती? अब क्या कानून से भरोसा लोगों का कम होने लगा है, ऐसा समझा जाए? नहीं, बिल्कुल, मैं तो कहती हूँ न्याय प्रणाली है कोलैप्स, जुडिशियल सिस्टम है कोलैप्स, क्योंकि इस तरह के जो शब्द इस्तेमाल किए जा रहे हैं, तो कोर्ट को ऑल द मोर इसको गंभीरता से लेना चाहिए और डेली रोजाना जो है गवाहों की गवाही लेनी चाहिए थी, एक अलग तरह की गंभीरता और सीरियसनेस इस केस में लेनी चाहिए थी। लेकिन जिस तरह से टाइम मटोल किया गया, 8 साल आप चार्जशीट नहीं फाइल कर रहे हैं और आप जो अपराधी हो, जिन्हें अब जो कह रहे हो कि बरी हो गए, कुछ नहीं किया, उनको आप बिना 7 साल तक तो आपने ऐसे ही उनको टांगा रहा। उसके बाद चार्जशीट में आपने उनका नाम डाल दिया, उसके बाद चार्जशीट ऐसी बनाई जिसमें उनका कोई डायरेक्ट लिंक नहीं साबित कर। चार्जशीट में सारे जो चार्जेस, आप जो आरोप लगाते हैं, उसके संग आप सबूत भी लगाते हैं कि ये फलाना कारण से हमने इस अपराधी को इसमें जोड़ा है क्योंकि उसने ये कृत किए और ये सबूत है उसके विरुद्ध। लेकिन जब एक फॉल्स चार्जशीट तैयार की गई है जिस तरह से लग रहा है, और इसके अलावा देखिए मैम एक बड़ी जानकारी ये भी मिल रही है कि एनआईए कोर्ट ने यह भी कहा है कि धमाके के बाद पंचनामा ठीक से नहीं किया गया, बाइक का जो चेसिस नंबर है वो रिकवर नहीं हुआ था, तो क्या यहाँ पर गलती हो गई? नहीं, हर जगह गलती हुई है, क्योंकि जब आप आपने कहा कि ये बाइक को उनकी नहीं है, कोर्ट ने ये कहा ये साबित नहीं हुआ कि बाइक उनकी प्रज्ञा जी की, अपराधी की थी, तो जब बाइक उनकी नहीं है तो आपने किस आधार पे कहा? आपने ऐसे ही कि कोई भी इंसान को आपने ले लिया, और ये तो जाने माने लोग थे, जाने माने लोगों के संग इस तरह का
किस तरह का बर्ताव कर रहा है पुलिस, तो उसका मतलब है कि आम इंसान के संग कैसे करते हैं कि किसी को भी बिना जाने कि वो बाइक उनकी है कि नहीं, वेदर उनका रजिस्ट्रेशन उनके नंबर पे है कि नहीं, वो लाइसेंस प्लेट लगी है कि नहीं, आपने किसी का भी नाम बोल दिया और उसकी पूरी जिंदगी खराब कर दी। तो ये तो डायरेक्ट पुलिस और न्याय प्रणाली पे एक शक की उंगली जाती है कि किस तरह से उन्हें केस को खराब करने के लिए और एक गलत मंशा से लोगों को अपराधी साबित करने के लिए। लेकिन चारू जी देखिए, ब्लास्ट तो हुआ है, ये बात कोर्ट ने भी कही कि धमाका हुआ है और प्रोसिक्यूशन ने ये बात साबित कर दी कि धमाका तो हुआ है, आरोपी तो हैं, लेकिन क्या नए सिरे से जांच शुरू होगी क्योंकि ये सभी आरोपी बरी कर दिए गए हैं? क्या पूरा मामला फिर से शुरू से खंगाला जाएगा? देखिए, ये फैक्ट तो हम कोई भी डिनाई नहीं कर सकते। ब्लास्ट हुआ उसको तो साबित करने की जरूरत नहीं है क्योंकि लोग भी मरे हैं, लोग इंजर हुए हैं। एक जो फैक्चुअल चीज है वो तो हुई है, उसको डिनाई करने में कोई डिनाई नहीं कर सकता। लेकिन किसने की है, कौन इसके पीछे था, उसमें पुलिस ने अपने मनगढ़ंत अपराधियों को पकड़ लिया, मनगढ़ंत सबूत पेश कर दिए। 8 साल के बाद एक जिसे कहते हैं ना गलत फेक चार्जशीट बनाई, इसीलिए पंचनामा नहीं हुआ था। अगर उसी वक्त सही तरीके से करते तो सबूत इकट्ठे करते और जो भी उसी टाइम सीन ऑफ क्राइम के 24 घंटे जो होते हैं बहुत ही क्रूशल होते हैं, बहुत ही जरूरी होते हैं, क्योंकि तब आप जो भी चीजें होती है वहां से आप इकट्ठा कर सकते हो, आप लोगों के बयान ले सकते हो क्योंकि वो सच्चाई सामने आएगी। लेकिन आपने 8 साल लगा दिए वो चार्जशीट को पेश करने के लिए 2016 में, और उसके बाद फिर से 10 साल लगा दिए गवाहों को। तो कोई गवाह मर गया। और हैरानी की बात तो मैम ये भी है कि 3 जांच एजेंसियां बदल गई इस दौरान, 4 जज बदल गए, उसके बाद जाकर अब फैसला है, अब जाकर राहत मिलती है। नहीं तो जांच की एजेंसी इसलिए बदली, ये एक फिर से शक का दायरा आता है, क्या इसमें राजनीति थी, क्या था। और आपका ये सवाल कि क्या ये दोबारा होगा, ये हमारे भारत में ऐसा नहीं है। वो जो आरोपी बरी हो गए हैं वो केस वहीं खत्म हो जाता है, चाहे वो आगे हाई कोर्ट जाए या न जाए, लेकिन उसमें दोबारा जांच नहीं होती। ठीक है मैम, आप बने रहिए। परिजन कुछ कह रहे हैं, पहले वो सुनवाते हैं दर्शकों। छोड़ दिए बच्चे, दूरी होता है तो पेरेंट्स भेजना नहीं चाहते, सुनसान जगह है और दूरी है, नहीं भेजेंगे बोले, और बदबू के कारण नहीं भेजना चाहते जी। सांप बिच्छू का भी डर है, उस दिन सांप भी। तो देखिए, मालेगांव ब्लास्ट मामले से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर, सभी आरोपी बरी हो गए। हमारे साथ चारूवली खन्ना जी बनी हुई है, अधिवक्ता है सुप्रीम कोर्ट की। मैम, हम इस पर चर्चा कर रहे थे क्योंकि आपने जानकारी दी है कि कोई जब इस तरह का केस होता है जहां पे आरोपी बरी हो जाए तो इसके बाद फिर से जांच नहीं होती है, तो न्याय किस तरह से मिलेगा? फिर जिनकी मौत हुई वहां पर इस ब्लास्ट में, उनको न्याय कैसे मिलेगा? देखिए, जिनकी मृत्यु हुई ब्लास्ट में उनको न्याय नहीं मिलेगा और कभी नहीं मिलेगा, और जिनको गलत तरह से फंसाया गया और आरोपी बना के आपने उनकी जिंदगी खराब कर दी, उनको भी न्याय नहीं मिलेगा। ये किस तरह की न्याय? ठीक है मैम, कुछ प्रतिक्रियाएं भी आ रही, वो भी सुनवाते हैं दर्शकों। आतंकवाद को बचाने के लिए कांग्रेस और हिंदुओं को आतंकवादी बनाने के लिए कांग्रेस ऐसा काम कर रही है। इस कांग्रेस से बचकर रहो, सावधान रहो, और न्यायालय ने जो निर्णय दिया वो स्वागत योग्य है। तो रामेश्वर शर्मा को आपने सुना, न्यायालय ने जो आदेश दिया है वो स्वागत योग्य है, ये उनका कहना है। और देखिए, न्याय मिला लेकिन देर से मिला, ये भी उनका कहना है। तो तमाम जो 7 आरोपी बनाए गए थे इस पूरे मामले में वो बरी कर दिए गए। 6 की मौत, लेकिन दोषी कोई नहीं। बात हो रही थी न्याय की कि आखिर जिनकी मौत हुई है उनको न्याय किस तरह से मिलेगा, तो तस्वीर बिल्कुल साफ है कि न्याय तो नहीं मिलेगा। अधिवक्ता हमारे साथ लगातार बनी हुई। मैम, आप कुछ कह रही थी, कंटिन्यू करेगा वहां से। नहीं, आपने ये न्याय की बात की, आपने देखा होगा दिल्ली में जो चावला गैंगरेप केस हुआ था, उसमें वो लड़की 3 आरोपी थे, उसको ट्रायल कोर्ट में पूरे गवाह लेके उनको वो किया था और कैपिटल पनिशमेंट यानी कि मृत्यु दंड दिया था। हाई कोर्ट ने अपोज किया था, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था कि कुछ नहीं है, भगवाधारियों पर लग जाए, और इसलिए उनने भगवा आतंकवाद, हिंदू आतंकवाद का शब्द गढ़ा दिग्विजय सिंह जी और उनकी बंडली ने। और मालेगांव की सोची साची घटना में निर्दोष
व्यक्तियों को फंसाया, उनकी लाइफ बर्बाद कर दी। आज साध्वी प्रज्ञा ठाकुर उसके कारण इतनी पीड़ित है कि वो चलने योग्य भी नहीं है। इतनी यातनाएं उनको दी गई और भी कई साधु और संतों को सताया गया। आज हिंदुस्तान के न्यायालय ने निर्णय देकर बता दिया कि जो निर्दोष थे वो सकुशल बरी है और कांग्रेस के मुंह पर एक तरह से तमाचा है। कांग्रेस ने आतंकवाद को बचाने की कोशिश की और हिंदुओं को आतंकवाद बनाने का षड्यंत्र रचा। आज षड्यंत्र का पर्दाफाश हुआ है। हिंदू निर्दोष था, हिंदू जो है आजाद था और हिंदू न्यायालय का पक्ष भी रखता है और हिंदुस्तान में कानून का सम्मान भी करता है। पर दिग्विजय सिंह और उनकी मंडली ने जो षड्यंत्र रचा था, आज उसका पर्दाफाश हुआ। कांग्रेस को सनातनियों से, भगवाधारियों से, हिंदुओं से माफी मांगनी चाहिए और ये कांग्रेस का महापाप हिंदुओं आज क्लियर सामने आ गया कि आतंकवाद को बचाने के लिए कांग्रेस और हिंदुओं को आतंकवादी बनाने के लिए कांग्रेस ऐसा काम कर रही है। इस कांग्रेस से बचकर रहो, सावधान रहो और न्यायालय ने जो निर्णय दिया वो स्वागत योग्य है। तो हमने आपको देखिए पूरा बयान सुनवाया रामेश्वर शर्मा का, जिसमें वो कह रहे हैं कि इन सबके पीछे कांग्रेस पार्टी। और हमारे साथ देखिए अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट की लगातार बनी हुई। देखिए मैम, इस पर देखिए सियासत भी अब होने लगी है और रामेश्वर शर्मा जो कि बीजेपी से आते हैं वो ये कह रहे हैं कि कांग्रेस ने जानबूझकर दांवपेच खेला था। देखिए मैं राजनीति में नहीं पढ़ना चाह रही, लेकिन ये जो इनने एक बात सही कही है कि जब ये निर्दोष साबित हुए और कांग्रेस के जमाने में ये हिंदू टेरर और वह शब्द का इस्तेमाल किया गया है, तो डेफिनेटली ये बात इनकी सही, मैं सहमत हूँ कि कांग्रेस को इस पे अपनी माफी माननी चाहिए कि हमने देश में इतने बड़े धर्म को हमने अपमानित किया। ठीक है, देखने वाली बात होगी कि आगे इस पर क्या कुछ होता है, किस तरीके से राजनीति और ज्यादा गर्माती है पूरे मामले में। बहुत शुक्रिया मैम आपका हमसे बातचीत के लिए। तो मालेगांव ब्लास्ट केस में सभी आरोपी बरी कर दिए गए हैं। साध्वी प्रज्ञा, कर्नल पुरोहित, सुधाकर चतुर्वेदी समेत सभी 7 आरोपियों को कोर्ट ने सबूतों के अभाव में बरी कर दिया है, क्योंकि कोई सबूत नहीं मिले हैं।